Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. I am Praveen Yadav from Rath International School. Today I am going to teach you geography of class 11. Our chapter name is water in our ocean. We know very well about that our earth having a 71% of water, बट दैट पर्टिकुलर वाटर इज नॉट यूजफुल फॉर अस. वो वाटर अपने लिए यूजफुल नहीं, बिकॉज इट इज अ सॉल्टी वाटर. वो सॉल्टी वाटर है. अपने पास में टोटल अमाउंट जो है वाटर का, फ्रेश वाटर का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आई टोल्ड यू दैट वी हैव ए 71% ऑफ वाटर. इसमें से भी 97% जो वाटर है वो सॉल्टी है. 3% जो वाटर है वो ही अपने पास में एज ए फ्रेश वाटर है. इस 3% में भी अप्रोक्सीमेट 2% जो वाटर है इट इज सेफ एज ए ग्लेशियर. वो ग्लेशियर्स के रूप में सेफ है. और जो 1% है यही अपने पास में वाटर है. और जैसे जैसे अपनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अपनी जो डिपेंडेंसी जो वाटर पे है, अपन खाने के बगैर कुछ हफ्तों तक रह सकते हैं, पानी के बगैर नहीं रह सकते. तो वाटर जो है इट्स ए वेरी यूजफुल थिंग है. अर्थ सरफेस को जो वाटर मिलता है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से मिलता है. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है? जैसे प्रिसिपिटेशन हुआ, प्रिसिपिटेशन के बाद में एवोपरेशन हुआ, फिर कंडेंसेशन होता है, और ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है. प्रिसिपिटेशन किसको कहते हैं? प्रिसिपिटेशन वेन एवर वी गेट वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन एनी फॉर्म. जब अपन को एटमॉस्फेयर से जो वाटर मिलता है वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसको अपन प्रिसिपिटेशन कहते हैं. जैसे कि अब सॉलिड में अपन को हेल हो गया. अच्छा, लिक्विड फॉर्म अपने पास में रेन है, और गैसियस फॉर्म जो है वाटर की वो आपके पास में फॉग हो गया, मिस्ट हो गया. ये अपन ने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो वाटर के बारे में बताने या वाटर के यूजफुल कैसे यूज किया जाता है वाटर, वो आपको सबको पता है. अच्छा, व्हाट इज द यूजेज ऑफ वाटर वो भी आप जानते हैं. नेविगेशंस में यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी होता है, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए होता है, अर्बनाइजेशंस में वाटर चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशंस के लिए भी अपन को वाटर चाहिए. अच्छा, अब वाटर का जो मेन सोर्स है ऑन आवर अर्थ वो है ओशियंस. ओशियंस का वाटर मैंने बताया वो सॉल्टी वाटर हो गया, वो कोई यूज नहीं आता. आज अपन वाटर के साथ साथ में ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे. ओशियंस के जो इंटरनल जो शेप है ओशियंस की, वो अपन आज स्टडी करेंगे. अपने अर्थ सरफेस के ऊपर 5 मेजर ओशियंस है. कौन कौन से हो गया? आर्टिक ओशियंस हो गया, अंटार्कटिक ओशियन हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया, पैसिफिक ओशियन हो गया, और इंडियन ओशियन हो गया. दोबारा से ले लो, इनको पैसा बोल सकते हो, PAI, ऐसे पैसा याद रह जाएगा. जैसे कहते हैं ना, पानी में खजाना है, समुद्र में, सी में खजाना है, तो खजाना से याद रखना पैसा. P से पैसिफिक, A से अंटार्कटिका हो गया, I से इंडियन ओशन हो गया, PAIS से सदर्न ओशन हो गया, और PAISA, A से अटलांटिक और अंटार्कटिका. ये जो है आप ले लेना, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बता रहा हूं. P से पैसिफिक, A से आर्टिक ओशन, I से इंडियन ओशियन, सदर्न ओशन. सदर्न ओशियन को अंटार्कटिका वाला जो ओशन है उसको सदर्न ओशन भी बोलते हैं. ये आर्टिक ओशन हो गया, और ये अटलांटिक ओशन हो गया. ध्यान रखना है. सबसे बड़ा जो है वो पैसिफिक ओशन है, और सबसे बिजिएस्ट जो है वो अटलांटिक ओशन है. अटलांटिक ओशन जो है बेटा, ये अपने नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका हो गया, इधर ये यूरोपियन कंट्री हो गई, इधर ये अफ्रीका हो गया, तो इसके बीच में ये S शेप में है ये वाला ओशन. ध्यान रखना आप लोग, ठीक है. सदर्न ये अटलांटिक ओशन इधर हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया. अच्छा सुनो, मैप में कई बार एक दिक्कत आती है तुमको. मैप में देखो, आपने मैप देखा होगा, तो देखो ये मैं मैप बना रहा हूँ आज आपको. इस मैप में यहाँ पे जो मैप है खोल के दिखाता हूँ. नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया. इसमें दिखाया जाता है यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन हो गया, ठीक है. ये यूरोपियन हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ठीक है. यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, और इसको फिर ये कह देते हैं कि साहब ये भी आपका
पैसिफिक ओशन। तो ये कैसे हो गया? तो पैसिफिक ओशन को अपन ऐसे ले लेते हैं, इसको मैं पूरे को यहां से हटा देता हूं। पैसिफिक ओशियन अपने पास में ये रहा, और ये ट्रायंगुलर शेप में है, ध्यान रखना, ये ट्रायंगुलर शेप में, और यहाँ पे ये आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से है, और ये नॉर्थ अमेरिका और ये यूरोपियन कंट्री इधर आ गए, और अफ्रीकन कंट्री इधर आ गए। ये ध्यान रख लेना, मैंने इधर भी बना दिया और इधर भी, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आज अपन ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। ओशियन की जो फ्लोर की जो शेप है, आज अपन वो स्टडी करेंगे। हालांकि अपन ने इस बारे में ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है। इस चैप्टर में और भी ज्यादा जो चीजें हैं वो आपको बताई गई है। तो अपन ने जो ओशियन फ्लोर था, उस बुक में कॉन्टिनेंटल शेल्फ बताया था, कॉन्टिनेंटल ब्रेक आ गया, कॉन्टिनेंटल स्लोप आ गया, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद में ये अबेसल प्लेन आ गया, अबेसल प्लेन के बाद में कॉन्टिनेंटल राइज हो गया, कॉन्टिनेंटल राइज हो गया। अच्छा, ये अपना ओशियन फ्लोर हो गया। ठीक है, ओशियन फ्लोर के बाद में मिड ओशियनिक रिज हो गया, मिड ओशियनिक रिज आ गया। फिर ये फ्लोर चल रहा है और ये डीप ट्रेंचेस बन गए। अच्छा, बुक में नहीं दिखाई दे रहा आपको, एक मिनट जरा मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं आपको। ये चलो शुरू से बना देता हूं, शुरू से बना देता हूं, आपका एक हल्का सा रिवीजन भी हो जाएगा। देखो, ये अपना कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, फिर कॉन्टिनेंटल ब्रेक हो गया, यहां जहां से मुड़ गया, ये टूट गया, ये कॉन्टिनेंटल ब्रेक हो गया, कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया। ठीक है, इसको कॉन्टिनेंटल मार्जिन भी बोल देते हैं इनको कलेक्टिवली। ये आपका अबेसल प्लेन हो गया। ठीक है, कॉन्टिनेंटल राइज, जब ये ऊपर उठ जाए उसको कॉन्टिनेंटल राइज बोल देंगे। और ये आपका सी फ्लोर आ गया। ठीक है, सी फ्लोर। ओशन का जो मेजर पार्ट है वो 3 to 5 किलोमीटर के बाद स्टार्ट होता है डेप्थ में, मेजर पार्ट जो है, उससे पहले तो ओशन ही नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ओशन प्लेन आ गया, ओशन फ्लोर का प्लेन आ गया। अच्छा, यहाँ पे अपन मिड ओशन एक रिज ले लेते हैं, माउंटेन वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बन जाता है। ठीक है, ये अपना ओशन फ्लोर चली रहा है, ये डीप ट्रेंचेस बन गए, ये डीप ट्रेंचेस, ट्रेंचेस मतलब खाइयां जिसको कहते हैं। और सबसे बड़ी जो खाई है वर्ल्ड की ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशियन में, जिसको मैरियाना ट्रेंच बोलते हैं, और ये 11 किलोमीटर डेप्थ पर है, सबसे गहरा। ठीक है, अच्छा एक चीज हो, जैसे जैसे अपन सी में नीचे जाएंगे है डेप्थ पे, तो मुझे बताओ डेप्थ पे जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? अपन ने अपने अर्थ के बारे में पढ़ा था एक चैप्टर में, जैसे जैसे अर्थ में नीचे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता है घटता है? आप मेरे को जरूर बताना। जैसे जैसे अपन अर्थ सरफेस के नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन ओशियंस में उल्टा सिस्टम है। जैसे जैसे अपन ओशन की फ्लोर पे जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, जबकि अर्थ में, अगर मैं गलत बोल गया मुंह से निकल गया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर लैंड पर अपन डेप्थ पर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर अपन वाटर में जाएंगे डेप्थ पर तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है लैंड पे, अगर मतलब अपन गड्ढा खोद के कुएं की तरह नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो पर्सन जो है अब तक 3 to 4 किलोमीटर ही गया है, और हमने मशीनों के जरिए अब तक 12 किलोमीटर तक ही अर्थ के नीचे गए हैं। वाटर में हमने आपको बता दिया नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जाएगा। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं ओशन के बारे में। चलो अभी ये तो मैंने बता दिया है, इसको एक बार और देख लेते हैं, इसमें से कुछ बच तो नहीं गया। कॉन्टिनेंटल शेल्फ बता दिया, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन। देखो कॉन्टिनेंटल स्लोप ये रहा, डीप सी प्लेन इसको बोल देते हैं, डीप सी प्लेन। ओशन ट्रेंचेस ये हो गए हैं, ये मेजर पार्ट है, यानी कि मोस्टली जो सी फ्लोर का ये हिस्सा रहता है। माइनर पार्ट में मिड ओशनिक रिज जो है हर ओशंस में नहीं होते हैं, कुछ ही ओशंस के अंदर रहते हैं। इसके अलावा एक सी माउंट है। सी माउंट क्या होता है बेटा? ये सी माउंट हो गई, ये और भी बहुत सारी जो चीजें हैं बनी हुई रहती हैं, ये अपने अर्थ सरफेस पे बनी रहती हैं। तो मैं आपको पहले सी माउंट बता देता हूं। सी माउंट जो है,
सी माउंट एक प्रकार से यूं समझ लो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से कुछ एक पॉइंटेड पॉइंट बन जाए, पॉइंटेड पॉइंट बन जाए, लेकिन ये बनेगा कहाँ, ये अर्थ सरफेस के नीचे ही रहेगा, सॉरी वाटर के सरफेस से नीचे ही रहेगा, तो इसको अपन सी माउंट बोलते हैं। सर ये बनता कैसा है, वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ये पहाड़ बन जाता है, माउंटेन बन जाता है। सुनो, अगर ये माउंटेन सी सरफेस से ऊपर आ जाता है तो इसको बोलेंगे अटोल। क्या बोलेंगे, अटोल, ATOLL, अटोल बोलेंगे, ठीक है। और अगर ये पॉइंटेड पीक रहती है और वाटर से नीचे रहता है, लेवल से नीचे रहता है, तो उसको सी माउंट बोलेंगे, सी माउंट बोलेंगे। क्लियर। अगर ये फ्लैट सरफेस है, कैसा है इसका सरफेस, फ्लैट आ जाए, ऐसे फ्लैट सरफेस आ जाए, तो इसको बोलेंगे गयोट। क्या बोलेंगे, गयोट, मेरी GUYOTS, गयोट्स बोलेंगे। ये चीज समझ में आ गई। अच्छा ये बनते कैसे, क्या होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जो लावा बाहर आता है, और लावा बाहर आने के बाद, और सुनो ये रेगुलर, मैंने आपको एक चीज बता देता हूं, अर्थ सरफेस पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ऑलवेज कीप चेंजिंग, अर्थ सरफेस पे बनती है। तो देखो वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से लावा बाहर आया, लावा बाहर आने की वजह से बहुत बड़ा पहाड़ बन गया, और अगर ये पहाड़, इसको मिड ओशियनिक रिज भी बोल देते हैं, और अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में ही आता है बाहर, और अगर वो सी लेवल से ऊपर चला गया, तो उसको अपन बोल देते हैं अटोल। अब फिर क्या होता है, इसका रेगुलर इरोजन होगा, पानी आएगा, इससे टकराएगा और इसको ब्रेक करेगा, वेदर करेगा, इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। तोड़ते वक्त अगर इसकी पॉइंटेड पीक रह जाती है, चोटीदार रह जाती है, तो वो सी माउंट कहलाएगा। और अगर वो ब्रेक करते हुए वाटर जो है, अगर उसको फ्लैट सरफेस बना देता है, तो वो गयोट्स हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा सबमरीन कैनियन, यानी कि अंदर की तरफ वैलीज वगैरह बन जाती है, जैसे माउंटेन्स की जो वैलीज वगैरह होती है, उसको सबमरीन गयोट्स बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो अपन थोड़ा सा इस चैप्टर को रीड कर लेते हैं। रीड करने से और भी जो चीजें हैं आपकी और अच्छी ढंग से समझ में आ जाएगी। देखो, अर्थ है फॉर्चुनेटली हैज एन अब्यूडेंट सप्लाई ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस, हेंस आवर प्लेनेट इज ब्लू प्लेनेट। अपने अर्थ सरफेस पे 71% वाटर होने की वजह से इसको ब्लू प्लेनेट जो है, इसको नाम दिया जाता है। यहाँ पे अपन को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की वजह से अपन को वाटर मिलता है, लिक्विड में, सॉलिड में और गैसियस फेजेस में मिलता रहता है, ठीक है। अबाउट 71% ऑफ द प्लेनेटरी वाटर इज फाउंड इन द ओशन। 71% जो पानी है अपनी अर्थ सरफेस पे, वो ओशंस में है, ठीक है। और बचा हुआ जो पानी है वो फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स के रूप में हो गया, आइस कैप्स, आइस कैप मतलब बड़े बड़े पहाड़, किसके, बर्फ के, उसको आइस कैप बोलेंगे। ग्लेशियर्स में और आइस कैप में भी अंतर है, बताऊं क्या, सुनो। माउंटेनियस, ये मैं मिटा रहा हूं, माउंटेनियस जो रीजन होते हैं, क्या होता है, देखो माउंटेन के ऊपर स्नोफॉल होगा, स्नोफॉल होने की वजह से ये आइस यहां जमा हो जाएगी, तो इसको कहेंगे ग्लेशियर्स, ठीक है, इसको कहेंगे ग्लेशियर। इन ग्लेशियर्स में क्या होगा, प्रेशर की वजह से जो नीचे वाला जो एरिया है, यहां वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में या पानी धीरे धीरे मेल्ट होता जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, मेल्ट होने की वजह से ये पूरी की पूरी आइस कैप जो है ये वहां से मूव हो जाएगी, और अगर यहाँ पे सी है, सी या ओशियन है, तो ये आइस कैप इस पानी के अंदर आ जाएगी। आइस कैप का ध्यान रखें, जितना वाटर के ऊपर होती है उतना ही वाटर के नीचे होती है। अगर ये ग्लेशियर यूं आ गए, तो ये पहले तो स्नो जो होती है लाइक ए कॉटन की तरह बिल्कुल सॉफ्ट होती है, लेकिन बार बार आइस गिरने की वजह से इसके ऊपर प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। और ये यहां से मूव करके अगर सी में चली जाती है, तो ये आइस कैप बन जाती है, ध्यान रखें, आइस कैप बन जाती है। इसको आगे चलते हैं, आइस कैप, ठीक है।
ग्राउंड वाटर सोर्सेज, लेक, सॉयल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर, स्ट्रीम एंड विद इन लाइफ। अच्छा, जो अर्थ सरफेस को वाटर मिलता है फ्रॉम द प्रिसिपिटेशन, इसका 59% जो वाटर है वापस एवोपरेट हो जाता है अपनी अर्थ सरफेस में। ठीक है, दोबारा से, जितना वाटर अपन को एटमॉस्फेयर से मिला उसका 59% वाटर वापस सरफेस में चला जाता है एवोपोरेशन के जरिए। द रिमाइंडर रन ऑफ द सरफेस inflates into the ground or a part of it become glacier. It is to be noted that renewable water का मतलब हो गया जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज वगैरह करता है। अर्थ इज कांस्टेंट बाय द डिमांड, और अपनी वाटर की जो डिमांड है ट्रेमेंडसली इंक्रीज हुई है। क्यों इंक्रीज हुई है भैया अपनी वाटर की डिमांड? वाटर की डिमांड, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस वजह से, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, प्लस में लिविंग स्टैंडर्ड जो है लोगों का, उस वजह से। सबसे ज्यादा जो वाटर है कौन सा सेक्टर यूज करता है बताओ? सबसे ज्यादा जो वाटर है वो आपका एग्रीकल्चर यूज करती है, उसके बाद में इंडस्ट्रीज यूज करती है, और फिर उसके बाद में अपना डोमेस्टिक पर्पज में अपन वाटर यूज करते हैं। ठीक है, तो अपन आजकल इंटेंसिव क्रॉप्स उगा रहे हैं, ऐसी क्रॉप्स उगा रहे हैं जिसको वाटर ज्यादा चाहिए, जैसे राइस, सुगर केन। ठीक है, ये कमर्शियल क्रॉप्स अपन ज्यादा उगा रहे हैं, इसको पानी की ज्यादा जरूरत होती है। अपन जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं वो कम उगा रहे हैं, कम ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर की डिमांड ज्यादा होती है। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भी वाटर की डिमांड है वो तेजी से बढ़ी है। ठीक है, और इसी वजह से वाटर के जो क्राइसिस है वो बढ़ रहे हैं। रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर, रिलीफ का मतलब शेप वगैरह ओशन फ्लोर की। The ocean are confined to the Great Depression of the Earth outer layer. In this section, we shall see the nature of the ocean basin of the Earth and their topography. इसमें अपन ओशियन बेसिन, जो नीचे का जो एरिया है उसको अपन स्टडी करते हैं, उसकी टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब हो गया अर्थ सरफेस, सॉरी ओशन के नीचे के में क्या लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं उनको। The ocean, unlike the continent, merge so natural into one another that is hard to demarcate them. और आज ओशियन और लैंड एक दूसरे में इतने सबमर्ज हो चुके हैं कि इनको अलग नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? सुनो, ओशियंस कैसे बनते हैं? ये अपना ओशन कैसे होते हैं? ओशन यूं ही तो रहते हैं, ये लो, ये ओशन है, ये आपका सी वगैरह हो गया, सी ले लो, ओशन ले लो, और ये आपकी लैंड है, और ये भी लैंड है, और इस सी के नीचे भी लैंड है। तो ये एक दूसरे के साथ में इतने इंटरमिक्स हो चुके हैं कि इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ए मेजर पोर्शन, अच्छा कहाँ गए? द ज्योग्राफर have divided the ocean part of the earth into 5 oceans, namely the Pacific, Atlantic, Indian, Southern Ocean and the Arctic. तो इसके लिख लो एक कोड पैसा। ठीक है, the various sea, bays, gulf and another inlets are part of these 4 large oceans. sea तो आप जानते हैं, बे और गुल्फ बता देता हूं मैं आपको। बे किसको कहते हैं और गुल्फ किसको कहते हैं? सुनो, बे और गुल्फ की पहले तो डेफिनेशन समझ लो। अ पार्ट ऑफ ए वाटर which mostly sides surrounded by land. That particular water is known as bay and gulf. बे और गुल्फ, मतलब जैसे इंडिया का नक्शा बना रहा हूं बेटा, प्लीज डोंट बी पैनिक। मेरे इंडिया का नक्शा, अच्छा सुनो, ऐसे मेरे इंडिया का बन ही नहीं रहा मेरे से, अब समझने की कोशिश करना। अब ये जो एक वाटर बॉडी है, इसका मोस्टली पार्ट जो है वो लैंड से सराउंडेड है, तो एक ये हो गया। इसी तरह ही देखो, ये एक वाटर बॉडी है, ये तो बे ऑफ बंगाल हो गया अपना, ठीक है, और ये यहाँ पे रन ऑफ गुल्फ, इसको गुल्फ बोलते हैं, गुल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं इसको, गुल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं इस एरिया को। यहाँ पे गुल्फ ऑफ खंबात है, तो गुल्फ ऑफ बे में समझा रहा हूँ। तो अब ये देखो, यहाँ पे लार्ज वाटर बॉडी है और यहाँ पे स्मॉल वाटर बॉडी। तो जो लार्ज वाटर बॉडी होती है तो इसको कहते हैं बे, और इसको कहते हैं गुल्फ। ये ही इनमें अंतर है। अ वाटर बॉडी विच मोस्टली साइड इज सराउंडेड बाय लैंड
दिस इज नॉन एज गुल्फ और बे। लार्ज वाटर बॉडी है तो वो बे कहलाएगी, स्मॉल वाटर बॉडी है तो वो गुल्फ कहलाएगी। सुनो, बहुत सारी चीजें हैं ये मैंने पहले बता दी हैं, अब आप ये टॉपिक में आ रही है तो मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने ये नहीं देखी। अच्छा, ये आपका श्रीलंका आ गया। यहाँ पे मैंने एक टॉपिक में स्ट्रेट बताया था, STRAIT, स्ट्रेट। स्ट्रेट में क्या है? अ नैरो वाटर बॉडी विच कनेक्टेड बाय टू लार्ज वाटर बॉडी। अब ये देखो, ये बे ऑफ बंगाल का वाटर जुड़ गया इसमें और इधर इंडियन ओशन का वाटर, तो इसको स्ट्रेट बोलेंगे। तो यहाँ कौन सा स्ट्रेट है? पाल्क स्ट्रेट है, ध्यान रखना, नैरो वाटर बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे गुल्फ ऑफ मन्नार भी है केरल के पास में। चलते हैं, A major portion of the ocean floor is found between 3 to 6 किलोमीटर below the sea. सी लेवल से 3 to 6 किलोमीटर वाला जो मतलब कि जो ओशन में जो बहुत सारी जो चीजें बनी हुई हैं वो 3 to 6 जो हैं उसमें बनी हुई हैं किलोमीटर में। The land under the water of the ocean, that is the ocean floor, exhibit complex and varied feature are those observed over the land. जैसे अपन बहुत सारे फीचर्स लैंड पे ऑब्जर्व करते हैं तो उसी तरीके से बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो अपने ओशन फ्लोर पे भी दिखाई देते हैं। फ्लोर ऑफ द ओशियंस आर रिच्ड विद द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस। बहुत बड़ी बड़ी रेंजेस, मैंने डीप ओशन रेंज की बात करी थी, ये पूरे अटलांटिक ओशन में है। ये डीपेस्ट ट्रेंचेस कहाँ है? पैसिफिक ओशन में, मैरियाना ट्रेंच। एंड द लार्जेस्ट प्लेन, दीज फीचर आर फाउंड लाइक दोज ऑफ द कॉन्टिनेंट बाय द फैक्टर ऑफ, अभी बनते कैसे हैं? टेक्टोनिक, वॉल्केनिक एंड डिपोजिशनल प्रोसेस से बनते हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटीज आप समझ गए। टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होता है, कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है, डाइवर्जेंट मूवमेंट होता है, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होता है, इस वजह से बन जाते हैं। जैसे ये टेक्टोनिक प्लेट दो ऐसे जुड़ी हुई है, अगर ये दोनों एक दूसरे से दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर तो क्या होगा? ये इस प्रकार से गैप बन जाएगा, तो ये यहाँ पे ओशन वगैरह बन जाएगा। ठीक है, डिपोजिशनल एक्टिविटीज की वजह से भी बन जाती है। डिपोजिशनल एक्टिविटी मतलब जो रिवर्स जो हैं अपने साथ। अच्छा सुनो, ये वाला जो रीजन है दोनों, आपको यहां से ऐसा लगता होगा ये बिल्कुल ऐसे से हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे लगते हैं। यहाँ पे डिपोजिशनल मटेरियल जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। एक कोई मशीन मटेरियल जो रिवर्स अपने साथ में सेडिमेंट्स लाती है वो इकट्ठा हो जाता है, तो उसको डिपोजिशनल पैटर्न वगैरह कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अपन डिवीजन ऑफ द ओशन फ्लोर। तो ओशन फ्लोर का डिवीजन जैसे मैंने भी आपको बता दिया था। तो ओशन फ्लोर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4: कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन, द ओशनिक डीप। ओशनिक डीप का मतलब ट्रेंचेस है यहाँ पे। Beside these divisions, there are also major and minor relief features. बड़े बड़े फीचर्स भी हैं और छोटे छोटे फीचर्स भी हैं in the ocean floor, like ridge hills, sea mount, gorges, trenches, canyon, etc. अच्छा, एक वर्ड है कैनियन। कैनियन क्या होता है? सुनो, ये वी शेप की तो वैल्यू होती है, वी शेप की वैल्यू होती है। जो कैनियन होता है यह भी वैली ही टाइप होता है। वैली ये यू शेप की वैल्यू होती है, और कई बार क्या होता है इस टाइप की होती है ये यू। तो ऊपर से तो ये एरिया कम होता है और बी नीचे से ये एरिया ज्यादा होता है, तो इन्हीं को ही कैनियन बोलते हैं, ध्यान रखना। कॉन्टिनेंटल सेल्फ। अच्छा, कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहां से स्टार्ट होता है? कॉन्टिनेंटल सेल्फ स्टार्ट होता है आपके ओशियन जहां से कॉन्टिनेंट से। आप कभी बीचेस पे गए हो तो वो कॉन्टिनेंटल सेल्फ वाला हिस्सा है। जैसे मैं हल्का सा बनाने की कोशिश करूंगा, स्लोप ज्यादा ना हो, तो यहाँ पर अपन ये वाटर भर गया, वाटर नहीं था, तो अपन यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज वगैरह करते हैं। यहाँ पे अपन बाथिंग के लिए आते हैं, स्विमिंग के लिए आते हैं, तो ये आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गया। ठीक है, फिर ये आगे जाते जैसे जैसे अपन जाएंगे तो ये और डीप होता चला जाता है। फिर कॉन्टिनेंटल ब्रेक आ जाता है और फिर आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप चालू हो जाता है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज द एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ ईच कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाइड बाय द रिलेटिवली शैलो सी एंड गुल्फ।
शैलो मतलब पानी शैलो, थोड़ा सा कीचड़ वाला पानी यहाँ पर होता है, लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता है। इट इज द शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन शोइंग एन एवरेज ग्रेडियंट ऑफ 1 और इवन लेस, यानी कि इनकी जो डेप्थ होती है 1 किलोमीटर ही डेप्थ होती है इनकी। द सेल्फ टिपिकली एंड एट ए वेरी स्टीप स्लोप, ये सेल्फ कहाँ खत्म होता है, स्टीप स्लोप जहां चालू हो जाता है वहां पे, और इसी को ही जहां पे एंड होता है इसका, तो उस एरिया को कॉन्टिनेंटल ब्रेक कहते हैं। द वेथ ऑफ द कॉन्टिनेंटल सेल्फ वेरीज फ्रॉम वन ओशन टू अनदर, यानी कि इस सेल्फ की जो डेप्थ वेथ है, वेथ मतलब जो चौड़ाई है वो अलग, तो कोई ओशन छोटा होता है कोई बड़ा होता है, तो बड़ा होगा तो उसकी वेथ और भी बड़ी होगी, छोटा होगा तो उसकी वेथ जो है वो कम होगी। जो एवरेज वेथ है कॉन्टिनेंटल सेल्फ की वो 80 किलोमीटर की है। आपने कभी देखा होगा अपन कितनी दूर तक देख सकते हैं, लेकिन अपन को उसका किनारा नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो 80 किलोमीटर देखो उसकी वेथ होती है। इसको रैंक लेना एमसीक्यूज में आ सकता है। The self are almost absent or very narrow along some of the margin like the coast of Chile. कई जगह पर ये जो सेल्फ होती हैं ये खत्म ही हो जाती हैं या बहुत ही सकड़ी होती हैं। वेस्ट कोस्ट ऑफ समुरा एक्सेट्रा। ऑन द कॉन्ट्रेरी द साइबेरियन सेल्फ ऑफ द आर्टिक ओशन। अच्छा, ये सेल्फ खत्म कैसे होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। सुनो क्या होता है, जैसे मान लो ये माउंटेनियस रीजन आ गया, इसमें किसकी नाम लिए, चिली। जो चिली है यहाँ पे एंडीज माउंटेन है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक आपका उसमें नॉर्थ अमेरिका वाला जो हिस्ट्री में टॉपिक चल रहा था उसमें आपने देखा होगा कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे रॉकीज माउंटेन है, ठीक है। तो इसी तरह ही साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट पर एंडीज माउंटेन है। तो एंडीज माउंटेन, माउंटेन होने की वजह से अब क्या हो गया, जैसे ये ले लो, ये सी फ्लोर आ गया है, यहाँ पे वाटर है, ये लो। अब यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सेल्फ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन है। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ के लिए तो आपको ये वाला इस तरीके से रीजन होना चाहिए, तो ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ बनेगा। जैसे यहाँ पे आप पानी से खेल सकते हो इस जगह पर, और अगर ये माउंटेन, अगर इसके नीचे माउंटेन आ गया तो आपका जो सेल्फ है वो होगा ही नहीं। आगे चलते हैं। अच्छा, द डेप्थ ऑफ द स्लैब्स ऑल्सो वेरी, इट मे बी शैलो एट 30 मीटर इन सम एरिया वाइल इन सम एरिया डीप है 600 मीटर। जो सेल्फ की जो गहराई है कई जगह तो 30 मीटर ही होती है। जैसे आपने सी बीचेस पे कभी गए हो तो वहां पे देखा होगा, अपन वहां खड़े रहते हैं, पानी आता रहता है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अपन अंदर जाएंगे तो ये डेप्थ जो है ये बढ़ती जाती है। तो कई जगह पे तो ये 30 मीटर ही होता है, और कई जगह पर ये 600 मीटर के आसपास में भी डेप्थ आ जाती है। अपन एक पर्टिकुलर एरिया तक ही जा पाते हैं, उसके आगे अपन नहीं जाते। द कॉन्टिनेंटल सेल्स आर कवर्ड विद वेरीज थिकनेस ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर। अच्छा, ये जो थिकनेस है ये किस पे डिपेंड करती है, यहाँ पे कहते हैं कई बार रिवर्स आती हैं, तो रिवर अपने साथ में जो सेडिमेंट्स आते हैं वो यहाँ पे स्प्रेड कर देती है, जिसकी वजह से इसकी जो थिकनेस है वो कम या ज्यादा हो जाती है। ग्लेशियर विंड फ्रॉम द लैंड सेडिमेंट्री डिपॉजिट रिसीव ओवर ए लॉन्ग टाइम बाय द कॉन्टिनेंटल सेल्फ बिकम द सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। अच्छा, कई बार यहाँ पे ज्यादा सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, सेडिमेंट ज्यादा इकट्ठे हो गए तो यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स के सोर्सेज भी मिल जाते हैं। जैसे मुंबई हाई है मुंबई हाई, मुंबई के पोर्ट्स बीच से आगे चलने पर वहां पे सबसे ज्यादा, इंडिया का सबसे ज्यादा जो फॉसिल फ्यूल है वो वहीं से ही निकाला जाता है, बिल्कुल ओशन के बीच, ओशन के अंदर है वो। कॉन्टिनेंटल स्लोप कनेक्ट द कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड द ओशियन बेसिन। इट बिगन where the bottom of the ocean shelf sharply drop off into a steep slope, ये तेजी से ऐसे घट जाता है। The gradient of the slope region vary between, ये 2 to 5 किलोमीटर का डेप्थ होती है इसमें। The depth of the slope 200 to 3000 मीटर की डेप्थ होती है। The slope boundary indicate the end of the continent, ये जो स्लोप है यह इंडिकेट करती है कि यहाँ पे कॉन्टिनेंट खत्म हो गया है, अब ये ओशन चालू है। यहाँ तक ही कॉन्टिनेंट था आपका, अब इसके आगे कॉन्टिनेंट नहीं है।
these अच्छा कैनियन एंड द ट्रेंचेस आर ऑब्जर्व इन दिस रीजन, इस रीजन में कैनियन और ट्रेंचेस दिखाई देते हैं। डीप सी प्लेन मतलब नीचे का जो फ्लोर आ जाएगा, सबसे इससे नीचे फ्लोर नहीं होता है। डीप सी प्लेन आर जेंटली स्लोपिंग एरिया ऑफ द ओशियन बेसिन, देयर आर द फ्लैटेस्ट एंड द स्मूथेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे स्मूथ सरफेस रहता है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम प्लेन रखा गया। जैसे प्लेन कॉन्टिनेंट्स पे भी होते हैं, बिल्कुल प्लेन होते हैं। द डेप्थ वेरीज, इसकी जो गहराई है 3000 टू 6000 मीटर तक इनकी गहराई होती है, यानी 3 to 6। दीज प्लेन्स आर कवर्ड विद द फाइन ग्रेडियंट सेडिमेंट लाइक क्ले एंड सिल्ट, यहाँ पे बहुत बारीक मटेरियल लगा हुआ रहता है। ओशनिक डीप सैंड ट्रेंचेस, खाइयां वगैरह, खाइयां वो डीप सी प्लेन से भी नीचे होती है। अच्छा मैंने ये बोल दिया था। अच्छा फ्लोर जो है उससे फिर फ्लोर नहीं मिलेगा, खाइयां तो क्या कहीं मिल जाएंगी कहीं नहीं मिलेंगी। दीज एरिया द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन, द ट्रेंचेस आर रिलेटिवली स्टीप साइडेड narrow basin, they are some 3 to 5 kilometer deeper than the surrounding ocean floor, they occur at the bases of the continental slope, कई बार ये continental slope के पास में भी मिल जाती हैं। along island arc, island arc का मतलब हो गया कुछ आइलैंड्स बने हुए रहे ऐसे छोटे आर्क के टाइप में, इस टाइप में बन गया ना आर्क, मैथ में आपके आर्क था। Volcanic activity or strong earthquake की वजह, this is why they are very significant in the study of plate movement. As many as 57 deeps have been explored so far, of which 32 are in the Pacific Ocean. अब तक 57 बड़े बड़े डीप ट्रेंचेस अपन ने सर्च किए हैं, जिसमें से 57 में से 32 पैसिफिक ओशंस में है, 19 अटलांटिक में है और 6 जो है वो इंडियन ओशंस में है। माइनर रिलीफ फीचर, अब ये माइनर ये तो मोस्टली हरी सभी सी में ये मिल जाते हैं, और माइनर रिलीफ फीचर ये सब सी में नहीं है, सी या ओशन में ये नहीं मिलते हैं, इसलिए इनको माइनर रिलीफ फीचर कहा गया। जैसे आपकी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स थी और माइनर प्लेट टेक्टोनिक थी। अपार्ट फ्रॉम द अबाउ मेंशन मेजर रिलीफ फीचर ऑफ द ओशन फ्लोर, सम माइनर बट सिग्निफिकेंट फीचर प्रीडोमिनेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ओशन, ये कम माइनर बोलते हैं लेकिन कई बार ये सी में बहुत ज्यादा होते हैं। मिड ओशनिक रिज, ये पूरी माउंटेन की एक चेन होती है और ये अटलांटिक ओशंस में है। मिड ओशनिक रिज इज कंपोज ऑफ 2 chains mount separate by a large depression. The mountain range can have peaks as, इनकी जो हाइट होती है 2500 मीटर रहती है, एंड इवन रीच अबाउ द ओशियन सरफेस, और ये कई बार ओशियन सरफेस पे आ जाती है। ओशियन सरफेस पे पूरी की पूरी नहीं आ पाती, थोड़े बहुत पार्ट ही आ पाते हैं, उन पार्ट को फिर अपन क्या बोलते हैं, अटोल बोल देते हैं। अच्छा, और ये क्या रेगुलर वेदरिंग की वजह से वापस सी के नीचे चले जाते हैं, वो वाटर जो है इनको कटिंग कर देता है इनकी, तो ये मोस्टली वाटर के ऊपर नहीं दिखाई देते हैं, वाटर के नीचे ही दिखाई देते हैं। Island, a part of the mid-Atlantic ridge, is an example. Island, आइसलैंड का है, ग्रीनलैंड के पास में है। सी माउंट, अच्छा सी माउंट इज ए माउंटेन विद पॉइंटेड सुमिट्स, पॉइंटेड इसकी पीक रहती है, राइजिंग फ्रॉम द सी फ्लोर, सी फ्लोर से उठकर आता है कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। दे डज नॉट रीच द सरफेस ऑफ द ओशियन, ओशियन के सरफेस तक नहीं पहुंचते, और सर अगर पहुंच गए तो बेटा वो सी माउंट्स नहीं कहलाएंगे, फिर ये अटोल कहलाएंगे। सी माउंट्स आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन, दीज कैन बी 3000 to 4500 मीटर टॉल, इनकी हाइट इतनी रहती है। द एम्परर सी माउंट एंड एक्सटेंसिव, हवाई आइलैंड जो है पैसिफिक ओशन में, इसके गुड एग्जाम्पल हैं। अलास्का देखा है, नॉर्थ अमेरिका में अलास्का है, इधर यहाँ पे अलास्का के पास में ये छोटा सा एक पॉइंट है, ये हवाई आइलैंड्स है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, is a good example. Submarine canyon, these are deep valleys, some comparable to the Grand Canyon of the Colorado River. They are sometimes found cutting across the continental shelf and slope. Continental shelf और slope के बीच में ये बन जाती है, जैसे continental shelf ये रही और slope ये रहा, तो इसके बीच में ये बन जाते हैं, तो ये तुम्हारी कैनियन हो गई।
ऑफन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ द लार्ज रिवर के माउथ पर। यानी कि जब रिवर जो है ओशियन में मर्ज होती है तो उसको माउथ ऑफ द रिवर बोला जाता है। माउथ ऑफ द रिवर कभी ना समझें, जब रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है उसको माउथ ऑफ द रिवर नहीं कहते। रिवर का जो एंडिंग पॉइंट होता है जब वो ओशियन में सबमर्ज हो रही होती है उसको बोलते हैं। द हडसन कैनियन इज द बेस्ट नॉन सबमेरीन कैनियन इन द वर्ल्ड। गयोट्स ले लेते हैं। इट इज ए फ्लैट टॉप सी माउंट होता है इसका। दे शो एविडेंस ऑफ ए ग्रेजुअल सबसिडेंस थ्रू स्टेजेस टू बिकम फ्लैट टॉप सबमर्ज माउंटेन। इट इज एस्टिमेटेड मोर देन 10,000 सी माउंट्स एंड गयोट एग्जिट इन द पैसिफिक ओशन अलोंग। कि पैसिफिक ओशन में ही 10,000 के आसपास जो है ये मिलते हैं अपन को। अटोल के लिए मैंने बताया था आपको, ये वाटर के ऊपर आ जाता है। दे आर लो आइलैंड फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशन, कंसिस्ट ऑफ कोरल रिलीफ सराउंडिंग ए सर्टेन डिप्रेशन। इट मे बी ए पार्ट ऑफ द सी और समटाइम फॉर एनक्लोजिंग ए बॉडी ऑफ फ्रेश ब्रैकिस और हाईली सैलाइन वाटर। अच्छा, अटोल के लिए मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे और चीजें भी बता रहे हैं। ये अटोल क्या करता है, जैसे ये सी फ्लोर है, इस सी फ्लोर में ये आ जाएगा तो अब यहाँ पे क्या होते हैं, सेडिमेंट्स वगैरह जो हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं। अटोल एक रिलीफ कोरल रीफ से भी बन जाता है, जैसे अपना लक्षद्वीप जो है। यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। ये इस टाइप का होता है, देखो इस टाइप, एक पानी में रहने वाला एक छोटा सा इंसेक्ट होता है। ये क्या करता है, इस टाइप का घर बनाता है, इस टाइप का ये घर बनाता है और कैल्शियम इसके अंदर ही रहता है और फिर मर जाता है। मरने के बाद में इसके धीरे धीरे दूसरा इसके ऊपर अपना घर बना लेता है। इसके ऊपर घर बनाना, वो सोचता है मैं इसको भी खा लूंगा और इसको भी खा लूंगा, लेकिन वो अपना ही नहीं खा पाता और वो इस कैल्शियम कार्बोनेट के खोल को खाता है, लेकिन वो फिर वो मर गया। मरने के बाद में वो स्केलेटन उसका रह गया। इस प्रकार से ये स्केलेटन यूं ऊपर बनता रहता है, ठीक है। और ये एक पूरी की पूरी कॉलोनी बन जाती है। इस कॉलोनी को ही कोरल आइलैंड बोलते हैं, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। इस कोरल आइलैंड बन गया। अब इसके ऊपर जो सेडिमेंट्स वगैरह हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। इस सेडिमेंट्स के इकट्ठे होने की वजह से यहाँ पे एक आइलैंड बन जाता है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वाटर। अब ओशियन वाटर का जो टेम्परेचर है उसकी अपन बात करते हैं। तो मैंने कहा था यह जो वाटर का, ओशन का वाटर का जो टेम्परेचर होता है ये डिक्रीज होता है विद इंक्रीज डेप्थ। देख लो, टेम्परेचर डिक्रीज माइनस में हो जाता है। टेम्परेचर कब होता है, विद इंक्रीज डेप्थ। डेप्थ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी टेम्परेचर माइनस में होता चला जाएगा और लैंड जब होती है तो उसमें टेम्परेचर प्लस होता चला जाता है। ये चीज ध्यान रखना। लेकिन फिर भी, अच्छा अब सुनो, ओशियन तो हर जगह पर है। ये अपना इक्वेटर हो गया, ये अपना आर्टिक सर्किल, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्किल हो गया। यहाँ पे जो टेम्परेचर है इस ट्रॉपिकल रीजन में ओशन का टेम्परेचर अलग रहेगा और जैसे जैसे अपन पोलर साइड में जाते हैं, लैटिट्यूडनल लाइन में मैंने बताया था, तो यहाँ का टेम्परेचर अलग होता चला जाएगा। ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री रहता है। सरफेस का, ओशियन सरफेस का जो टेम्परेचर है वो इतना रहता है, ठीक है। और पोलर रीजन पे जाएंगे तो ये टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है। तो टेम्परेचर वेरी करता है, देखा जाता है कि वो कहां पर है। तो अब अपन फैक्टर्स पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर ऑफ ओशन। ऐसे क्या चीजें हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इक्वेटर के पास रहेंगे तो ओशन फ्लोर का टेम्परेचर कुछ अलग रहेगा। इक्वेटर से दूर जाएंगे, पोलर रीजन की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर चेंज होता चला जाएगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। अच्छा सुनो, अब ओशन फ्लोर जैसे मान लीजिए, एक तो पूरा ओशन ये रहा, एक इस ओशन के पास में ये एक लैंड मान लेते हैं। तो
अब लैंड की ये क्वालिटी होती है, लैंड जल्दी ही तो गर्म होती है और लैंड जल्दी ही ठंडी होती है। ये आपने क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा होगा। शुरू वाले बच्चों को तो मैंने पढ़ा दिया था, बाद में वो डिलीट होगा तो नए बच्चों को वो मैंने नहीं दिया। सुनो, लैंड की क्वालिटी होती है ये जल्दी ही तो हीटअप हो जाती है और जल्दी ही कोल्ड हो जाती है। और ठीक है, और जो वाटर है ये लेट ही तो गर्म होता है और लेट ही ये ठंडा होता है। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। और बाकी अपन नेक्स्ट टॉपिक में इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। वाटर की तो क्या होता है, जो ये वाटर, अगर वाटर अलग है तो ये ओशन का जो वाटर है वो टेम्परेचर कम या ज्यादा अपने हिसाब से होगा। लेकिन लैंड अगर होगी तो लैंड जल्दी हीट हो गई तो वो अपना जो टेम्परेचर है, लैंड जो है वो वाटर को अपना टेम्परेचर देगी। लैंड ठंडी जल्दी हो गई तो वो अपना टेम्परेचर इसको देगी। तो इसकी वजह से अगर इस सी के पास में, ओशन के पास में लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड है तो उसका इम्पैक्ट यहाँ के टेम्परेचर पे भी पड़ेगा। ओके बाय, सी यू सून। अपन नेक्स्ट टॉपिक में इसको कंप्लीट करेंगे।